हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जी यूपीपीएससी टीजीटी या फिर एलटी ग्रेड कॉमर्स एग्जामिनेशन की, आई एम होपफुल कि आपने एक बार सिलेबस पैटर्न को तो देख ही लिया होगा और अभी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो मुझे लगता है एक राइट स्टार्ट आपको मिलनी चाहिए और उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए दो चीजों की। एक आपका सिलेबस और एक आपका प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन। हालांकि प्रीवियस ईयर में तो पेपर नहीं हुआ, काफी पहले पेपर हुआ था, बट चलिए जब भी हुआ था यू शुड हैव एन आइडिया कि ये जो पेपर है इसमें क्या पैटर्न रहता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स पे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, ताकि जो आप प्रिपरेशन करें उसमें ये सब चीजों को ध्यान में रख सके। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने सिलेबस पे तो नजर डाल ही ली होगी। सिलेबस को तो आपने एक बार देख ही लिया होगा। और ये जो सिलेबस है हमारा, उसमें मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि 6 सेगमेंट्स हैं, 6 पार्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका अकाउंटेंसी आ रहा है। अकाउंटिंग वाला पार्ट आपको प्रिपेयर करना है जी। अकाउंटिंग के बेसिक से लेके पार्टनरशिप, कंपनी, ये सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ रॉयल्टी, हायर परचेज, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पे डाले गए हैं, जो कि शायद आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। और अगर पढ़े भी होंगे तो अच्छे से नहीं पढ़े होंगे या समझ में उतना नहीं आए होंगे। और इस एग्जामिनेशन के लिए आपको इन पे फोकस करना होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन पे एग्जामिनेशन में सवाल पक्का से आने वाला है, पहले भी आया है, आपको आगे बताऊंगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें जनाब, तो ये आपका बिजनेस स्टडीज वाला टॉपिक रहता है। और इस टॉपिक में से अगर हम बात करें तो काफी सारे टॉपिक्स एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। कई सवाल आएंगे यहाँ से, फैक्चुअल सवाल भी होंगे और कई सवाल आपके डायरेक्ट होंगे, कई सवाल आपके कोई थ्योरी पे बेस्ड होंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिक चीजें भी कवर करनी है बिजनेस स्टडीज की, आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के थिंकर्स वगैरह। बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक भी यहाँ पे डाल दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, देखो इकोनॉमिक्स हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पे आ रहा है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टार्ट आपको करनी चाहिए बेसिक्स को पढ़ के, कि आपके बेसिक कंसेप्ट्स इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए क्लियर हो। आपको पहले तो इकोनॉमिक्स का मतलब भी पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, माइक्रो मैक्रो है, ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप आ सकते हैं अपने टॉपिक्स पे, जो कि है डिमांड कर्व के हैं, इलास्टिसिटी है, यूटिलिटी का टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है जी। लॉ ऑफ रिटर्न्स का टॉपिक है आपके। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के अंदर कैसे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, ये भी पूछा जा रहा है। तो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन पे ही ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए। बाकी कुछ आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स भी हैं, जिसमें पॉपुलेशन है, आपकी इंडियन इकोनॉमी है। तो ये कुछ चीजें जो आपकी इकोनॉमिक्स में डाली गई हैं सिलेबस में। इसके बाद अगर हम बात करें मनी एंड बैंकिंग की, तो अगर हम मनी और बैंकिंग की बात करते हैं जनाब, तो मनी और बैंकिंग में तो एक तो डेफिनेशन है, मनी क्या है, मनी के फंक्शंस क्या है, बेसिक चीजें मनी से जुड़ी हुई एग्जामिनेशन में पूछेंगे। मनी की इंपॉर्टेंस क्या है, और एक कानून है आपका यहाँ पे ग्रिशम्स लॉ। क्या कहता है ग्रिशम्स लॉ, ये पता होना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग है। इस पे हमने एक यूट्यूब पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो भी डाला था कुछ समय पहले। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। मनी को लेकर कुछ थ्योरीज है यहाँ पर, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का टॉपिक है यहाँ पर। इसके अलावा आपके जो बैंक्स हैं, कौन कौन से बैंक्स होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, डिजिटल बैंकिंग, ई बैंकिंग, ये सब टॉपिक्स यहाँ पे डाले गए। देखो, टॉपिक देखने में चाहे आपको छोटा लग रहा हो, बट जब आप उसे पढ़ेंगे तो कोशिश करनी है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसे यहाँ पे पढ़ाई करें। इसके बाद हमारा है स्टेटिस्टिक्स। अब देखो, स्टेटिस्टिक्स ऐसा नहीं है कि बाजार से स्टेटिस्टिक्स की किताब लाए और किताब पढ़नी शुरू कर दी। आपको पता होना चाहिए आपके सिलेबस में क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड है और आप उन्हीं पे फोकस करें। तो स्टेटिस्टिक्स के बेसिक्स, इंट्रोडक्शन की स्टेटिस्टिक्स क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद डाटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ये पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, बस यही आपके सिलेबस में है। तो कोरिलेशन रिग्रेशन को लेकर परेशान नहीं होना है आपको, जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है, प्रोबेबिलिटी सिलेबस में नहीं है, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। तो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है उसी पे आपका मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से एग्जामिनेशन में सवाल आने वाले हैं। कई लोग अक्सर मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर, इस एग्जामिनेशन के लिए क्या हम नेट वाली तैयारी करके जाएं? देखो, आप टॉपिक्स को डेप्थ में जरूर पढ़ो, बट ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप नेट वाला सिलेबस तैयार करके चले जाओ, नेट वाले सिलेबस के एक्स्ट्रा टॉपिक्स करके चले जाओ। टॉपिक्स तो यही आएंगे आपसे
बट ये टॉपिक्स को डेप्थ में भी पूछा जा सकता है, तो हर एक टॉपिक को ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए डीप जाकर उसका पूरा ज्ञान आप यहाँ पे ले सके, उसके बारे में जो भी चीजें हैं वो आप यहाँ पे जान सके। इसके बाद ऑडिटिंग है जी आपका, ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर वाउचिंग का एक कंसेप्ट रहता है और उसे यहाँ पे आपसे पूछा गया कि वाउचिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और वाउचिंग कैसे किया जाता है। तो बस इतना ही है यहाँ पर ऑडिटिंग में। तो अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सभी सब्जेक्ट्स को छुआ है, टच किया है, बट इसमें सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको लग रहा हो कि यार करने चाहिए या आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हो, बट सिलेबस में नहीं है, तो उन पे ज्यादा टाइम नहीं देना आपको। जैसे अगर आप अकाउंटेंसी देख रहे हैं, अब अकाउंटेंसी में एक टॉपिक रहता है जनाब कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सिलेबस में लिखा ही नहीं हुआ यहाँ पर, तो क्या करने की जरूरत है या नहीं है? अब देखो, अगर आप करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत देख कर जा सकते हो, बट बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो की फोकस होना चाहिए वो इन्हीं टॉपिक्स पे होना चाहिए जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है बट आपको लग रहा है कि इनडायरेक्टली हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ है, आप उसे थोड़ा बहुत देख के जा सकते हो। और जो दूर दूर तक जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे मान लीजिए आपका कोरिलेशन रिग्रेशन है, दूर दूर तक जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे टॉपिक को तो छेड़ना ही नहीं है, ऐसे टॉपिक को तो करके जाना ही नहीं है। तो आपका सिलेबस आप निकालिए, अपनी दीवार पे चिपका लीजिए, यही आपका गाइडिंग प्रिंसिपल है, यही आपको देखना है आपकी प्रिपरेशन करते समय। जब भी आपको टॉपिक पढ़े, जब भी आपको चीज पढ़े, यू शुड नो कि हमारे सिलेबस में कहाँ लिंक्ड है, कैसे इस एग्जामिनेशन से ये जो टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है। चलिए चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अभी सिलेबस की तो आपको जानकारी हो गई। पर देखो, सिलेबस देखकर हमें ये नहीं पता चलता कि एग्जामिनेशन में सवाल कैसे आ सकते हैं। ये चीज हमें पता लगती है प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर। आप देखो, यूपी एलटी ग्रेड का जो पेपर है वो कोई हाल फिलहाल में तो हुआ नहीं था, काफी साल पहले जो आपका यूपी एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था, उसके एनालिसिस के बेसिस पे हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स निकाले हैं। और ये टॉपिक से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको आपके सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट वही सब टॉपिक्स आपके उस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे जो आज इस सिलेबस पे यहाँ पे डाले गए। मुझे नहीं लगता सिलेबस में कोई ज्यादा छेड़छाड़ उन्होंने किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को देखकर आपको पता लगेगा कि आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रेलेवेंट है, आपको प्रिपरेशन करते समय किन चीजों पे खास ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। सबसे पहले अकाउंटिंग की ही बात कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग में जनाब पिछले एग्जामिनेशन में ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको टच किया गया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंसेप्ट्स का टॉपिक है जिसमें आपके मल्टीपल कंसेप्ट्स आते हैं। आपका रियलाइजेशन, मनी मेजरमेंट, इनकम मेजरमेंट, इसको लेकर सवाल भी पूछे गए। फाइनल अकाउंट्स और बैलेंस शीट को लेकर सवाल पूछे गए कि क्या क्या आइटम्स का क्या क्या ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट करोगे, अनपेड कॉल को कैसे ट्रीट करोगे, तो ये सब चीजें। पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर भी सवाल काफी पूछे गए थे कि रिवैल्यूएशन जो आप करते हैं, पार्टनर जब आपकी पार्टनरशिप में कोई एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह होता है तो वो क्या रहता है, कैसे होता है, क्या एडजस्टमेंट्स आप करते हैं, गुडविल को लेकर, सेक्रीफाइसिंग रेशो को लेकर सवाल पुट अप हुए थे। और यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल सकते हैं। कंपनी अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। शेयर फोर फीचर और री इशू का टॉपिक है, कैपिटल रिजर्व का टॉपिक है, सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम उसका ट्रीटमेंट है, उसके यूजेस हैं कि कहाँ उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा सेक्शन बताता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। तो ये सब टॉपिक्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इससे भी सवाल आए थे। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होगी, इन पे सवाल पूछे गए। डिपार्टमेंटल और ब्रांच अकाउंटिंग को लेकर भी कुछ सवाल थे कि इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स में आप कैसे अपनी कैलकुलेशंस करते हो, स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन कैसे करते हो। इसके बाद है डेप्रीसिएशन का टॉपिक, उससे भी सवाल आए थे कि डेप्रीसिएशन आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर कैसे आप डेप्रीसिएशन कर सकते हो, तो ये सब चीजें थी। अकाउंटिंग के अंदर जो एरर्स होते हैं उसको लेकर भी सवाल थे, जो आपके अलग अलग एरर टाइप्स होते हैं, ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, इन पे सवाल पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको करने पड़ेंगे और करने भी चाहिए। इसके बाद कैश बुक एंड रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो कैसे आप कैश बुक के अंदर अलग अलग चीजों का ट्रीटमेंट करोगे, आपकी जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है उनको कैसे ट्रीट करोगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो टॉपिक है वो भी आपको यहाँ पे करके जाना है। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस सवाल भी पूछे गए थे, जैसे मैनेजर की कमीशन कैसे कैलकुलेट की जाए, इसको लेकर सवाल था। प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, इसको लेकर सवाल था। जनरल रिजर्व की कैलकुलेशन या फिर क्यों बनाते हैं जनरल रिजर्व, ऐसे कुछ सवाल आपको देखने को मिले थे। तो अकाउंटिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो जनाब आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में कैसे पहले सवाल आ चुके हैं और ऐसे सवाल आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये चीजों को ध्यान में रखना,
अपने टॉपिक को पढ़ते समय। ऐसा नहीं है कि बस जो पढ़ाया जा रहा है वो सुनते रहे और बस सुन के खत्म कर दे। आप जो पढ़ाया जा रहा है उसे सुने जरूर, उसे पढ़े जरूर, बट ये भी ध्यान रखें कि एग्जामिनेशन में सवाल कैसे आ रहे हैं और कैसे आ सकते हैं, इस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और यही चीज आपकी प्रिपरेशन को एग्जाम ओरिएंटेड बनाती है। ये स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में यही फर्क होता है। हार्ड वर्क वाले लगातार पढ़ते रहते हैं, एक किताब नहीं 10 किताबें पढ़ते रहते हैं। जो स्मार्ट वर्क वाले होते हैं वो एक किताब को, एक सोर्स को अच्छे से पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिस जो है ना उनकी बेहतरीन होती है। उनको पता होता है एग्जामिनेशन में कैसे सवाल आते हैं, किस तरीके से सवालों को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से किसी सवाल का आंसर फटाफट निकालना है, किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो ये स्मार्ट वर्क के अंदर आती हैं, और ये स्मार्ट वर्क का पहला कदम है कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करें और इसके बाद ही अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। चलिए अभी ऑडिटिंग के ऊपर भी आते हैं। अकाउंटिंग ऑडिटिंग अक्सर एक साथ ही पढ़े जाते हैं। तो ऑडिटिंग की अगर हम बात करें तो ऑडिटिंग के अंदर एक तो बेसिक है जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग क्या है, उसको लेकर आपको सवाल पक्का से एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। वाउचिंग को लेकर सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखो ऑडिटिंग के कुछ गिने चुने टॉपिक्स है तो सिलेबस में डाले गए हैं, वो तो अच्छे से करने पड़ेंगे। तो वाउचिंग को लेकर सवाल पूछे गए हैं, पहले भी आगे भी आएंगे। ऑडिट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कोई स्टेट्यूटरी ऑडिट होता है, कोई यहाँ पे आपका इंटरनल ऑडिट होता है, तो ये सब भी पता होने चाहिए। ऑडिट के अंदर हमारा इंटरनल कंट्रोल भी होता है, तो वो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है ऑडिट से जुड़ी हुई वो आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा ऑडिटर को क्या क्या चीजों को रेफर करना है, जो थोड़े से लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं ऑडिटिंग से जुड़े हुए, उसको लेकर भी सवाल आ सकता है। ऑडिटिंग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट ना प्रिंसिपल्स भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपके केस लॉज हैं, जैसे किंगस्टन कॉटन मिल का केस तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर सवाल भी एग्जाम में पूछ चुके हैं। इसके अलावा ऑडिट एविडेंस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये बेसिकली आपका वाउचिंग वाला टॉपिक ही है। तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो चेकिंग है वो आप वाउचिंग के अंदर ही करते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से कवर अप करने हैं। तो जो भी टॉपिक्स हैं, थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं, बट अच्छे से उनको कवर अप करके आपको जाना है, क्योंकि इन्हीं से कई सारे सवाल बन जाएंगे। तो अगर आपने एक टॉपिक छोड़ दिया, अगर आपने मान लीजिए छोड़ दिया वाउचिंग का टॉपिक छोड़ दिया, तो मान लीजिए 4-5 सवाल तो निकल गए आपके, उड़ गए आपके, वो आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है यहाँ पर, क्योंकि सिलेबस छोटा है, सिलेबस कोई बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है। तो हर एक टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक टॉपिक से मल्टीपल सवाल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। चलिए बात है बिजनेस स्टडीज वाले टॉपिक के ऊपर। जो बिजनेस स्टडीज वाला पार्ट है आपके सिलेबस का, ये आपका अच्छा खासा पार्ट है, और इसमें आपको थोड़ा सा दायरा बढ़ा के चीजों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लिखी तो एक चीज जाती है, बट उसका दायरा बहुत बड़ा होता है। जैसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको सारी पढ़नी पड़ती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, इनको लेकर सवाल भी आ चुका है। इसके अलावा जो बाकी फॉर्म्स है वो भी आपको पढ़नी है, जैसे HUF है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कंपनी लॉ और इनकॉर्पोरेशन से जुड़े हुए प्रोविजन आपको यहाँ पे मालूम होने चाहिए। देखो कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये टॉपिक बेसिकली कहीं ना कहीं आपके ऊपर वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो कंपनी कैसे बनती है, क्या उसके लीगल प्रोविजंस हैं, यू शुड हैव क्लियर आइडिया अबाउट इट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तो यार सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स कौन से हैं, किसने दिए, ऑथर्स के नाम, डेफिनेशंस भी यहाँ पे आपसे पुटअप हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो आपका टॉपिक है, देखो जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है, बीट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे पिछली बार काफी सवाल देखने को मिले थे, काफी टॉपिक्स यहाँ से पूछे गए थे, और ऐसा नहीं था कोई बहुत मुश्किल थे, आसान थे। जैसे स्पैन ऑफ सुपरविजन है, लाइन वर्सेस स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई मुश्किल नहीं है। बट आपने टॉपिक को पढ़ा होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। मैनेजमेंट के अलग अलग जो फंक्शंस हैं आपके पास, जैसे इंस्पायरिंग कौन से फंक्शन के अंदर आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मुझे पता है आप डायरेक्टिंग बोल रहे हैं, मुझे आवाज आ रही है, बट आवाज एग्जामिनर तक भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल दोबारा तो नहीं आएगा, बट इससे मिलता जुलता सवाल आ सकता है, और इसके लिए आपकी तैयारी भरपूर होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो सिलेबस में नहीं है, बट स्टाफिंग आपके सिलेबस में है। तो स्टाफिंग इज व्हाट, स्टाफिंग आपका HRM ही तो है। तो स्टाफिंग के अंदर आपको HRM के काफी सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, और अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक है जी। मार्केटिंग के अंदर आपको भी काफी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, मार्केटिंग के बेसिक चीजें पढ़ने पड़ेंगे। फंक्शंस हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, 7 P's ऑफ सर्विस मार्केटिंग है, तो ये सब चीजें हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट पे भी सवाल आएंगे, और यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस पे भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। जैसे WTO को लेकर पिछली बार आपको सवाल देखने को मिला था, इस बार वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन को लेकर सवाल आ सकता है। तो
आप जब पढ़ाई करें तो ये इंस्टीट्यूशंस को पढ़ना भी जरूरी है, इसी से समझ में आता है हमें। जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट को लेकर सवाल था, तो लेटर ऑफ क्रेडिट आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल होता है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ के जाने चाहिए, क्योंकि अभी लेटर ऑफ क्रेडिट तो पूछ लिया, बट अगली बार हो सकता है आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ लें, आपसे बिल ऑफ एंट्री के बारे में पूछ लें, शिपिंग बिल के बारे में पूछ लें, किसी और चीज के बारे में पूछ लें। सो यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट इट। देखो, ऐसा नहीं है कि सवाल एग्जैक्टली रिपीट होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा, बट आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे सवाल आपके सिलेबस से बन रहे हैं। तो आपके सिलेबस को पढ़ते समय आपको ये चीजों को ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अभी बात करते हैं हमारे स्टेटिस्टिक्स के टॉपिक की। जो स्टेटिस्टिक्स हमारे पास है, देखो गिना चुने थोड़े से टॉपिक्स है, इसके अंदर ज्यादा तो नहीं है। स्टेटिस्टिक्स में आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, विच इज अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे काफी अच्छे खासे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे सवाल आप देख सकते हैं पिछली बार एग्जाम में पूछे गए हैं मीन मीडियन मोड के ऊपर। इसके अलावा कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल वाले सवाल भी पूछे गए हैं। तो आपको मीन मीडियन मोड की तो यार अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में भरपूर ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आपके जो भी मेजर्स आ रहे हैं, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका। इसके अलावा आपके क्वार्टाइल डेविएशन रहता है। क्वार्टाइल का तो पूरा कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, उस पे भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। क्वार्टाइल्स पे तो अलग से एक सवाल भी आपको देखने को मिला था, क्वार्टाइल्स को स्टैंड अलोन टॉपिक बना के भी सवाल पुट अप हुआ था। तो सभी को अच्छे से कवर अप करके जाना। ऐसा नहीं है कि सर हम सिर्फ रेंज पढ़ लेते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लेते हैं जो आसान लग रहे हैं हमें, ऐसा नहीं है। जो टॉपिक आप छोड़कर जा रहे हैं, एग्जामिनर को मालूम होता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है, और वो वीक पॉइंट पे सवाल डेफिनेटली पुट अप करेगा आपको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, ताकि आपका सिलेक्शन रुक जाए। आप जानते हैं कि ये वाले जो एग्जामिनेशंस होते हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर सिलेक्शन बट फॉर रिजेक्शन। तो रिजेक्ट करने के लिए एग्जामिनर को कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही पड़ता है। बाकी स्टेटिस्टिक्स के बेसिक चीजें हैं, उसके थ्योरेटिकल फाउंडेशन है। जैसे आपके स्टेटिस्टिक्स का मीनिंग पूछ सकते हैं, डेफिनेशन देके पूछ सकते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। चलिए, तो बात है हमारे अगले टॉपिक पे, विच इज इकोनॉमिक्स। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जनाब इकोनॉमिक्स के अंदर आपको जो बेसिक चीजें हैं वो भी पढ़ के जानी है। इसमें आपका इकोनॉमिक्स का बेसिक, इकोनॉमिक्स क्या है, क्या उसकी ब्रांचेस हैं, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। इसके अलावा अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने जो डेफिनेशंस दी हैं, जैसे रॉबिन्स ने क्या डेफिनेशंस दी है, इसको लेकर एग्जामिनेशन में सवाल आएगा ही आएगा। तो ये सब चीजें करके जानी पड़ेंगी। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए। डिमांड और इलास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से तो बहुत सारे सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल सवाल भी आएंगे। सो बी रेडी विद इट, पहले भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा चुके हैं। लॉज ऑफ यूटिलिटी जो आपके हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, तो ये सब चीजें, प्रोडक्शन के जो लॉस हैं आपके, वो आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट और रेवेन्यू का जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स के बारे में, रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। आपके जो मार्केट स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो परफेक्ट कंपटीशन ही है। इसके अलावा मोनोपोली भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो दैट शुड बी थॉरोली क्लियर टू यू गाइस। इसके अलावा प्राइस और मनी सप्लाई का टॉपिक है जी आपका, कुछ मनी को लेकर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मनी और बैंकिंग के अंदर भी ये टॉपिक थोड़ा सा ओवरलैप करता है, कॉमन हो जाता है। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह वाले जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। चलिए, तो आ गया हमारे पास मनी एंड बैंकिंग। तो मनी और बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं जनाब यहाँ पर, तो एक तो बेसिक कि मनी क्या है, मनी की क्या डेफिनेशन किसने दी है, मनी के क्या फंक्शंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारे सेंट्रल बैंक है, अलग अलग टाइप ऑफ बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, आपके रीजनल रूरल बैंक्स हैं, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो आरबीआई के अलग अलग फंक्शंस हैं, रूल्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। मॉनेटरी कंट्रोल आरबीआई कैसे एक्सरसाइज करता है, अलग अलग हमारे पास जो रेट्स रहते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें यू शुड बी क्लियर विथ। प्लास्टिक और डिजिटल बैंकिंग, ई बैंकिंग को लेकर सवाल एग्जामिनेशन में पक्का से आएगा। कैसे सवाल आएंगे, जैसे आईएफएससी कोड को लेकर सवाल आया था पिछली बार की, इसमें क्या क्या डिजिट्स होते हैं, कौन सा डिजिट क्या डिनोट करता है, ये सब चीजें दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपसे सवाल आ सकते हैं, इसमें नाबार्ड वगैरह है आपका, और भी है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है आपका, तो दे कैन बी आस्क्ड। मॉनेटरी थ्योरीज की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो मॉनेटरी थ्योरीज की जब हम बात करते हैं
तो यहाँ पे आपके पास जो ग्रिशम लॉ है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी देखो इन्फ्लेशन का टॉपिक आपको यहाँ पे भी कवर करना है, क्योंकि दैट इज रिलेटेड विद मनी सप्लाई ओनली। पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक थ्योरीज, तो पॉपुलेशन से जुड़ी हुई थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट तो मालथूसियन थ्योरी है। तो पॉपुलेशन का जो फंडा है उसकी जो थ्योरी है वो भी पता होना चाहिए, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह, इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो जनाब आप देख सकते हैं कि आपके टॉपिक्स कैसे सिलेबस में इंक्लूडेड है और कैसे कैसे उन पे प्रीवियसली सवाल पूछे गए थे। तो ये चीज आपको मदद करेगी आपके प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपके जो सारे यूनिट्स है हमने उनको एक बार देख लिया। आई होप आपको क्लैरिटी तो पक्का मिल गया होगा कि आपके प्रिपरेशन को कैसे आपको स्टार्ट करना है। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि सर अगर आप प्रिपरेशन भी करा देते तो और अच्छा हो जाता, तो जनाब एवर स्टडी क्लासेस का जो यूपीपीएससी टीजीटी या फिर एलटी ग्रेड कॉमर्स का कोर्स है ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्स को हमने डिजाइन करने की कोशिश करी है। आप इस कोर्स की सारी डिटेल्स एवर स्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। इसमें आपको डिटेल में सारे टॉपिक्स का कवरेज मिल जाएगा, क्लासेस मिल जाएंगे, आपके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड का ही नहीं, इसके अलावा जितने भी आपके अदर स्टेट्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है वो भी सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। एंड प्यारे दोस्तों, एक चीज तो आप भूल ही गए, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप जानते हैं कि पेपर में प्रीलिम्स है और मेंस है। देखो सिलेबस हालांकि कॉमर्स का सेम होगा दोनों में, बट मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, और ये वाला कंपोनेंट भी इस कोर्स में हमने इंक्लूड किया है। हर एक टॉपिक के साथ जो उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बन सकते थे उनको इंक्लूड किया है। और आपके प्रीलिम्स के बाद हम आंसर राइटिंग के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी जरूर कंडक्ट करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपका एक इंटीग्रेटेड तैयारी, इंटीग्रेटेड कवरेज रहे दोनों का। सिलेबस पे अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप प्रीलिम्स को निकाल लेंगे, और साथ ही मेंस में भी अच्छी खासी मदद आपको मिलेगी। और आप अगर जो आपके कंसेप्ट्स जो आपने प्रीलिम्स में अच्छे से पढ़े हैं उनको अच्छे से मेंस में लिखना जान जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन तो पक्का हो ही जाएगा। तो साथ साथ थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहे, उसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स को इंक्लूड किया गया है। एंड इस कोर्स पे अभी आप फ्लैट 41% ले सकते हो। ये ऑफर केवल इसी वीक के लिए वैलिड है। इसमें आपको वैलिडिटी 1 साल प्लस 1 महीना की मिल रही है। 31 अगस्त 2026 तक की वैलिडिटी आपको इस कोर्स की मिल जाएगी। अगर आप इसे अभी परचेज करते हैं तो काफी लंबे समय की वैलिडिटी मिल जाएगी। प्रोमो कोड यूपी41 आप अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आई एम होपफुल कि आपको ये कोर्स हमारा काफी पसंद आएगा। इस कोर्स पे हम अभी काम कर रहे हैं, इस कोर्स पे अभी हम काम कर रहे हैं, आपके लिए लॉन्च किया है, तो कुछ चीजें डाल दी हैं, कुछ चीजें अभी काम करके करना है, डालनी है कुछ चीजें। और मेरी जो एनालिसिस थी, जो पेपर्स को लेकर एनालिसिस थी, सिलेबस को लेकर एनालिसिस थी, जो मैं कर रहा था कोर्स के लिए, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी जाए और उसमें ये सारी बातें आपसे खुल के कर ली जाए, आपको बता दिया जाए कि जनाब हम तो कोर्स में ये सब चीजें जो है वो दिमाग में रख के अपना कंटेंट बनाएंगे, आपके लिए जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करेंगे। आप भी अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये सब चीजों को जरूर ध्यान में रखना, ताकि लास्ट में जाके आपको कोई दिक्कत ना आए। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये थी जी आज की चर्चा आपके साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और ढेर सारी वीडियोस के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि अगर हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेशन ले आए यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के लिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।